वंदे मातरम है सारे जहां से अच्छा। सबसे पहला सर सवाल मेरा आप ही से है, क्या वंदे मातरम है सारे जहां से अच्छा? देखिए, वंदे मातरम 150 वर्ष पहले बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने जब इसे लिखा था तो ये भारत को एक सूत्र में बांधने वाला स्वतंत्रता का मंत्र भी बना और राष्ट्रीय एकता का नारा भी बना और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत ही अहम हमारा एक मंत्र बना। और इसीलिए देश के संविधान के निर्माताओं ने बड़े सूझबूझ के साथ इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया भी। और आज इसीलिए सवाल ये बनता है कि जिसने देश को एक सूत्र में जोड़ा, उस समय पर नेहरू जी ने इस एकता के सूत्र का विभाजन किया और मेरे पास सारे ऐतिहासिक प्रमाण हैं। 1937 में नेहरू जी लिखते हैं कि ये जो है ये मुस्लिम्स को इरिटेट करेगा। भाई, सबसे पहले ये पता है कहाँ गाया गया गीत? 1896 में जब कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष था, तब रहमतुल्लाह सायानी की अध्यक्षता में पूरा वंदे मातरम गाया गया। तो उनको तो हिंदू मुस्लिम नहीं लगा। अशफाकुल्लाह खान ने जब इसे फांसी पर झूमते हुए कहा वंदे मातरम, तो उनको तो हिंदू मुस्लिम नहीं लगा। बदरुद्दीन तैयब जी को नहीं लगा। पर नेहरू जी ने इसका तब विभाजन किया। 10 वर्ष बाद जो है 1947 में भारत का विभाजन हुआ और नेहरू जी ने तो ये भी कह दिया कि ये नेशनल सॉन्ग बनने के लायक नहीं है। और आज ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि आज ही की बात करता हूं, क्योंकि आप बोलेंगे कहां 150 वर्ष पहले चले गए आप। आज की तारीख में 2 बयान कांग्रेस की तरफ से आए हैं। देश के चिन्हों का जो नकारने का काम होता है, पृथ्वीराज चव्हाण जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि भारत की सेना का कोई उपयोग नहीं है, यह भारत की सेना को डिसबैंड कर देना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग आधे घंटे में हार गए। तो इसीलिए जो वहां पर भारत विरोधी मानसिकता तब भी थी, वो आज भी नजर आती है। अन्यथा आलोक जी आज बता दीजिए, आपके नेता सिद्धरमैया बोलने से मना करते हैं, आरिफ मसूद वंदे मातरम बोलने से मना करते हैं, राहुल गांधी वंदे मातरम एक स्टैंजा में रोक कर चले जाते हैं। आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आलोक जी पृथ्वीराज चव्हाण जी के बयान का खंडन करते हैं, उनको निकालेंगे पार्टी से? ठीक है, मैं ये सवाल भी ले लूंगी और इसका जवाब भी दे देंगे। लेकिन आलोक जी, क्या इस सच्चाई को झुठलाया जा सकता है कि हमारे अनगिनत शहीद, जिनमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, वंदे मातरम गाते गाते फांसी पर चढ़ गए थे, उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी देश के नाम पे? क्या इस सच्चाई को झुठलाया जा सकता है? और मेरा सवाल आपसे भी यही है कि क्या वंदे मातरम सारे जहां से अच्छा है? और जो बात शहजाद जी ने पूछी है, जवाब उसका भी दीजिए। पृथ्वीराज चव्हाण जी ने जो बयान दिया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो चीज ये है कि वंदे मातरम केवल गाने तक सीमित रहे ऐसा नहीं, उसको निभाया जाता है। वंदे मातरम जब 1872 में पहली बार लिखा गया तो उसके अंदर 2 ही स्टेंजा थे। जब वो एक पुस्तक की फॉर्म में आया गीतांजलि में, तब उसके अंदर 4 स्टेंजा और जोड़े गए। लेकिन आपको तो केवल हिंदू मुस्लिम करना है। 1937 में जिस समय पर 2 स्टेंजास की बात 4 स्टेंजास की बात हटाने की बात हुई, उसमें एक कमेटी थी। उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, उसमें आचार्य नरेंद्र कृपलानी भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे। आज ये सब का अपमान करना चाहते हैं। अगर किसी चीज से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो स्वाभाविक है, क्योंकि आरएसएस ने कभी वंदे मातरम, इंटरप्ट नहीं करें बीच में, वंदे मातरम कभी आरएसएस ने नहीं गाया। आरएसएस जो वंदे मातरम गाते थे, उनकी मुखबरी करके उनकी लिस्ट बीजेपी को पकड़ाती थी। तिरंगे को 52 साल तक इन्होंने फहराया नहीं। ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि तिरंगा नहीं होना चाहिए, 2 रंग होने चाहिए। क्या ये नहीं है? हमारा तो हमेशा से शुरुआत भी अधिवेशन की और अंत भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से होता रहा है। लेकिन क्या 1947 से पहले एक बार भी आरएसएस ने, जो इनकी मातृ जननी संस्थान है, कभी वंदे मातरम गाया था? आज इनको वंदे मातरम से इतना प्रेम है। वंदे मातरम क्या कहता है कि मैं अपनी मातृभूमि को नमन करता हूं, मैं यहां पर देश के अंदर शुद्ध हवा पवन बहे। दिल्ली का तो गला घोट रखा है। वंदे मातरम गा के क्या होगा भाई? आप कहते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, कि मलयज शीतलाम, शीतल हवाएं चलें। हालत ये रोज सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को लताड़ लगा रहा है। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो पूरी तरह से ग्रसित हैं पॉल्यूशन से। चाइना को क्लीन चिट देश के प्रधानमंत्री देते हैं। मैं मातृभूमि को सलाम करता हूं, ट्रंप के आगे सरेंडर कर देता हूं, लेकिन वंदे मातरम गाना चाहिए। कुल मिलाकर अरे भाई, एक बात बताइए,
आप केवल वंदे मातरम, मैं कह रहा हूं गाने की चीज नहीं, निभाने की चीज ठीक है, तो कुल मिलाकर एक आप मिनट मैम, भारत माता क्या है? क्या माताएं जो बच्चियां बैठी हैं ये भारत माता नहीं है? मोदी जी एनसीआरबी के आंकड़े पकड़ ले, रेप के केस कितने बढ़ गए? ठीक है, किसानों आत्महत्या दर बढ़ती चली जा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं है। क्या भारत की तो करेंसी, बतौर भारत, एक मिनट मैम, क्या भारत की करेंसी जो है वो भारत माता नहीं है? ठीक है, आपने काफी 91 बातें के कही पार हैं, हो गया। आलोक जी। मोदी जी कहते थे प्रधानमंत्री की भाइयों बहनों मित्रों, किस तरह से वो गिरती है। आज 107 रुपए पे स्टर्लिंग पौंड हो गया, पर वंदे मातरम कांग्रेस ने उस टाइम पे ऐसा किया था। अरे भाई 11 साल हो गए सत्ता में, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी ले लो। सारी जिम्मेदारी पंडित नेहरू पे छोड़ोगे क्या? आलोक जी, ठीक है, काफी बातें आपने कही हैं और जवाब मैं यहीं पे बैठे हुए शहजाद जी उनसे भी लूंगी। लेकिन मेरा सवाल यह है, जब इतनी सारी दिक्कतें हैं, आपने मेरे को जवाब ये नहीं दिया जो पृथ्वीराज चौहान ने जो बयान दिया उस पर, ठीक है, लेकिन जल्दी दीजिएगा क्योंकि मुझे और भी कई सवाल करने हैं आपसे। पृथ्वीराज चौहान जी की वक्तव्य से कि सेना हारी, मैं बिल्कुल असहमत हूं। भारत की सेना शौर्य का प्रतीक है। कौन हारा? सही गलत कौन हारा? हारी देश की बोगस सरकार। हारा कौन? देश का कमजोर प्रधानमंत्री। हारा कौन? इंटेलिजेंस फेलियर करने वाला देश का गृह मंत्री। हारा कौन? जिसने ट्रंप के सामने सरेंडर किया। 50 बार ट्रंप का नाम लेने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं कह पाते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है ट्रंप के पास मोदी जी की रिकॉर्डिंग होगी बातचीत की, जैसे ही मोदी जी बोलेंगे ट्रंप रिलीज कर देगा। ठीक है आलोक जी, काफी बातें आपने, ठीक है, मिले। फिर भी आपने ये जवाब नहीं दिया कि उनको ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। आपने इस बात में आपने नहीं बोलना चाहिए। हाँ ठीक है, और कैटेगरिकली बुलवाना तो बताइए, मैं बोलता हूं। ठीक है, ऐसा है कि आपका ताली बजाना हो गया हो तो इकोनॉमी इज डेड जब ट्रंप ने बोला तो राहुल गांधी की कौन सी रिकॉर्डिंग थी ट्रंप के पास कि पहला स्टेटमेंट एंडोर्स किया तो राहुल गांधी ने किया? ट्रंप का स्टेटमेंट की इकोनॉमी डेड है, ट्रंप का स्टेटमेंट है। अब आलोक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आलोक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, पृथ्वीराज चौहान ने जो बोला है कि उन्होंने बोला है सरकार यूजलेस नहीं है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि मोदी सरकार पे मेरा सवाल है। उन्होंने बोला भारत की सेना की आवश्यकता क्या है, 12 लाख सैनिकों को किसी और काम पर लगा दीजिए। और केवल पृथ्वीराज चौहान ने नहीं, यह बयान खुद राहुल गांधी ने दिया है। राहुल गांधी ने तो बोला कि भारत की सेना की पिटाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी इंडियन इस प्रकार का बयान नहीं देता। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर बोला। क्या कार्रवाई की राहुल गांधी पर? कुछ जवाब नहीं। और अगर आप सुन लीजिए ना आलोक जी, अगर इत्तेफाक नहीं रखते तो केवल खंडन आकर क्यों करते? पृथ्वीराज चौहान को निकालिए। इससे पहले जब ऑपरेशन महादेव में आतंकियों को मारा गया तो इसी पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि ऑपरेशन महादेव का नाम सांप्रदायिक है, इस प्रकार के नाम नहीं होने चाहिए ऑपरेशन के। ये पृथ्वीराज चौहान पहली बार थोड़ी कह रहे हैं। और सड़क का गुंडा सेना के प्रमुख को किसने बोला? कारगिल विजय दिवस 5 वर्ष किसने नहीं मनाया? सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली किसने बोला? 10 सेकंड। बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे किसने बोला? अरे ये वो लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर का तो प्रमाण दिया कि 9 आतंकी कैंप और 11 मिलिट्री बेस तबाह किए। 26/11 के बाद जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देने वाले लोग हैं आज सेना के शौर्य पर सवाल करेंगे। दूसरी बात, मैं उत्तर छोटा सा दे देता हूं, पूरी बात हो जाएगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि गाना नहीं निभाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप गा कर तो दिखाइए। सिद्धरमैया बोलते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, आरिफ मसूद बोलते हैं मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, और इनके नेता राजस्थान के बीडी कल्ला, इनको बोला गया भारत माता की जय बोलना चाहिए तो बोलते हैं भारत माता की जय नहीं, सोनिया माता की जय होनी चाहिए। अरे जिसको केवल सोनिया में माता नजर आती है वो भारत की माताओं की बात कर रहा है। आरएसएस के रोल पर, आरएसएस हमारी जो है मातृ संगठन है, ये बिल्कुल सही बात है, भारत में जन्मी है। जिनके फाउंडर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, विलियम वेडनबर्न, मिस्टर बर्न्स, ये 4-4, 5-5 इंग्लिश सेक्रेटरी से जिसकी संस्था जन्मी है और जिसका आज भी नेतृत्व कोई भारतीय मूल का मूलतः से व्यक्ति नहीं करता, मतलब सोनिया गांधी। खड़गे जी की बात नहीं करता हूँ, खड़गे जी के हाथ में तो कुछ ही नहीं है। सोनिया जी वो दूसरों को ना बताए। मैं आप जवाब लेती हूँ, एक मिनट में आती हूँ आपके पास। आरएसएस के बारे में एक बात लास्ट बता दूं कि जब हेडगेवार जी जेल से निकले तो मोतीलाल नेहरू जी ने जाकर स्वागत किया था कि हेडगेवार जी सेडिशन जो है वो जेल से बाहर निकले। तो मुझे लगता है थोड़ा सा रिसर्च करके आना चाहिए। पूनावाला जी, एक बात मैं उनसे एक मिनट में आती हूँ आलोक जी, एक सेकंड। जो बातें आपने कही हैं, कहीं ना कहीं आरएसएस को लेकर क्या आप लोगों की सोच इस लोकसभा चुनाव के बाद बिल्कुल बदल गई है? मतलब अब आप लोग खुलकर साथ आते हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही जब लाल किले की प्राचीर से तारीफ करते हैं तो फिर कहीं कुछ शक बच नहीं जाता। एक तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो स्वयं आरएसएस के ही प्रचारक है।
इनका तो आरोप यही है कि हमने सारी संस्थाओं में आरएसएस के व्यक्ति को बिठा रखा है। तो आरोप क्या है कि हम आरएसएस के साथ है या आरएसएस के विरोध में है? पर मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। अभी उन्होंने तिरंगे की बात की, 10 सेकंड पीछे जाएंगे, कौन सा ऐतिहासिक तथ्य कोट करें मुझे नहीं पता, पर तिरंगा एक जगह नहीं लहराता था, वो था जम्मू कश्मीर। जब 370 को कब्र में गाड़ा तो संविधान और तिरंगा दोनों लागू हुआ, इन लोगों ने विरोध किया। वरना बोलिए कि 370 हटने के साथ है, बोलिए 370। ठीक है, जवाब दे दीजिए आलोक जी, और साथ में जवाब मैं ये भी। बिल्कुल उत्तर दे देता हूं, पॉइंट वाइज दे देता हूं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से लड़ रहे थे और आरएसएस अंग्रेजों की मुखभरी करके 60 रुपए पेंशन लेके बुलबुल पे बैठ के अंग्रेजों की सेना में लोगों को भर्ती करा रही थी। दुर्भाग्य ये है, तिरंगा जब आरएसएस के मुख्यालय पे 2 लड़कों ने फहरा दिया, जाकर जबरदस्ती उनके ऊपर एफआईआर करा दी। ये तिरंगे की बात करेंगे? मुद्दे की बात ये है कि इन्होंने कहा कि साहब 2, 3, 4 लोग इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने कांग्रेस को बनाया। अरे आरएसएस से तो वो अंग्रेज भी अच्छे थे, कम से कम वो अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ने की बात करते थे। अंग्रेजों के लिए मुखबरी, अंग्रेजों के लिए आरएसएस की तरह मुखबरी तो नहीं करते। ये है तो मैं फिर कहूंगा, जो लोग, चाहे वो ब्रिटिशर था, क्या एनी बेसेंट जो थी, जिन्होंने कांग्रेस के 2 धड़ों को एक किया, क्या विदेशी नहीं थी वो? बताओ। शेम शेम कहने वाले लोग सोचें कि जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे वो अच्छे थे या जो अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे वो अच्छे थे? शेम शेम करने वाले सोचें जरा। इंग्लिश सरकार के सेक्रेटरी को अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का, और इंग्लिश से लड़ाई लड़ रहे थे। गजब की लड़ाई है भाई। कोई सेक्रेटरी सरकार के सेक्रेटरी के कोई साथ सेक्रेटरी कांग्रेस का अध्यक्ष, मैं बीच में नहीं बोला, देखो कोई सेक्रेटरी जी। अंग्रेजों का कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। जॉर्ज यूल, विलियम वेडनबर्न, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन, अभी गूगल चेक कर लीजिए, अभी गूगल चेक कीजिए। वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, लोगों ने बहुत सहयोग किया है, अध्यक्ष नहीं बने। पहले अध्यक्ष भी, एक मिनट सुनो भाई, WC बनर्जी थे पहले अध्यक्ष भी। 1888 में कौन था? अरे भाई सुन तो लो, 1889 में सुन कौन तो था? लो, मैंने एक सेंटेंस आपका बोला कि वो अंग्रेज जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए भी देश को आजाद कराना चाहते थे, वो आरएसएस जैसे गद्दारों से अच्छे थे। वापस आता हूं मैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, 2 डीजीएमओ ने फैसला कर लिया, ये किसी फौजी के गले नहीं उतरता है। क्या इस देश में डीजीएमओ फैसले करने लगे? ये सरकार इतनी निकम्मी और बोगस है? मेजर जनरल वीपी सिंह ने 2 दिन पहले क्या कहा है उसके ऊपर सरकार बोलेगी? अनिल चौहान जी ने क्या कहा है उसके ऊपर सरकार बोलेगी? जब हमारी सेना मार रही थी पाकिस्तान को, किसने मना किया? किसने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया? मोदी जी ने ना। क्यों रुकवाया भाई? ट्रंप के कहने से क्यों रुकवाया गया? ट्रंप बार बार कह रहा है कि मैंने व्यापार के लिए रुकवाया। अब आते राहुल गांधी जी के लिए कहा कि साहब वो क्या 20 जवानों की शहादत नहीं हुई थी? आज तक सरकार ये नहीं बता पाई है कि वो चाइना बॉर्डर पर LAC के पार थे जवान, बफर जोन में थे या इंडिया की भूमि में थे। ये सरकार ऑपरेशन सिंदूर की बात करेगी? आलोक जी, पहलगांव, एक मिनट मैम, पहलगांव की जांच आज तक नहीं हुई। मोदी जी जिम कॉर्बेट में फोटो खिंचवा रहे थे, सतपाल मलिक के किसी एक सवाल का किसी ने जवाब दिया, जो गवर्नर थे वहां के। पहलगांव इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, अमित शाह जी के मुंह पे टेप लग गई। ठीक है आलोक जी, मैडम, आलोक जी, देश की राजधानी लाल किले पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 50 से ज्यादा लोग मरे। क्या किसी हिंदुस्तान के मीडिया के पास 50 लोगों की, क्या छोड़िए 10 लोगों की लिस्ट है? अब खुशबू जी जवाब बताइए जरा। खुशबू जी से पूछ लेता हूं मैं, आलोक जी, क्या आपके पास 10 लोगों की लिस्ट है मैडम? अब जवाब दे देता हूं। कोई लिस्ट नहीं आती है इस देश के अंदर। अब किस चीज में, एक मिनट मैडम, अरे सर सुनिए तो सही, सर सुनिए तो सही। मैडम, आप सिर्फ कहते जाएंगे और जवाब नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा? मेरा सवाल, देश की राजधानी में ऑपरेशन सिंदूर के बाद 50 लोग मरे, किसी के हिंदुस्तान के मीडिया के पास लिस्ट नहीं है 50 लोगों की। मैं जवाब दे सकता हूं? क्यों नहीं है? आपको ऐसा लगता है कि, सुनिए सर, बिहार चुनाव से पहले दिन ब्लास्ट हुआ है, अपने फेलियर को छुपाना है। क्या तो एक मिनट आलोक जी, जब इतना बड़ा फेलियर है, इतनी सारी दिक्कतें आप अभी गिना रहे हैं, बैक टू बैक, आप जनता के सामने ये मुद्दे लेकर क्यों नहीं जाते? आपने एक चीज पकड़ रखी है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लेकर आप पहुंचते हैं, लेकिन आप सही मुद्दों तक देश की जनता को पहुंचा नहीं पाते, वरना ये हाल नहीं होता जगह जगह आपका। देखिए, मुझे लगता है जिस तरह का मीडिया इनको मिला है, आपके लिए शायद ये सबसे इजी जोन हो गया है सर। जी जी, सुनिए तो सही, आप उत्तर। सारा दिन हिंदू मुसलमान नोएडा का मीडिया कराता है, सच नहीं है क्या?
पूरा नहीं, देश देखता है। नहीं, वापस आता हूँ, एक मिनट मैडम, एक मिनट। चलिए ये नैरेटिव आपको मुझे सेट करना है। इलेक्शन कमीशन मेरा पिट्ठू दे दीजिए। अगर बीजेपी पाकिस्तान में भी चुनाव लड़ ले तो तो ठीक है, जितने भी संवैधानिक पदों पर है, फिर वो संवैधानिक पद भी तो आपको मिले हैं उसी के पर। संवैधानिक पदों पे आ रहा हूँ, एसएससी, यूपीएससी। चलिए जितने सवाल आपने किए मैं जवाब जरा ले लूं। एक मिनट मैडम, नहीं, आपने काफी सवाल, ये समय मेरे पास सर थोड़ा कम है। आलोक जी, मैं प्लीज, बहुत सारी चीजें आपने कही, मैं जवाब ले लूं। सबसे पहले सवाल पूछा था, मेरे पास समय की कमी है, मैं पहले जवाब ले लूं इनसे। एक सेकंड आलोक जी प्लीज। चांसलर चाहे वो सब स्टैंडर्ड हो, आरएसएस का होना चाहिए। ये ऐसे ही करते हैं, इनको सुनने की आलोक जी, क्षमता नहीं है, ना धैर्य है, इसीलिए बोले जाएंगे का और फिर चेयरमैन। पार्लियामेंट से आलोक जी काफी बोला है आपने, प्लीज जवाब ले लीजिए, प्लीज जवाब ले सवाल लीजिए। जाएंगे। अरे सर मेरे पास समय की कमी है, आपके बीच में नहीं बोला, अरे आपने समय की आरोप कमी लगाए, मैं है। उत्तर दे रहा हूं। आलोक जी प्लीज एक मिनट सर मेरे पास समय की कमी है। 10 तो साथ में लेकर आए भाई साहब, आप तो चुप ही रहिए। 10 सेकंड। मुझे केवल ये बताइए, यूपीएससी का एक चेयरमैन था मनोज अरे जैन। भाई 6 मिनट से बोल रहे हो। अब बीच में नहीं बोल रहे। अरे सर मेरे पास समय की कमी मैं है 10 आलोक सेकंड जी, मांग रहा आप हूं। 10 सेकंड करके पिछले 10 5 सेकंड ले रहा मिनट से हूं। बोल रहे हैं। यूपीएससी का यहाँ युवा बैठे हैं, उनके काम की बात बता रहा हूँ। एनटीए का एग्जाम टेस्टिंग एजेंसी है, नीट का एग्जाम हुआ, सारे आरएसएस वालों ने पेपर लीक ठीक है कराए। सर, फाइन। वापस आता हूँ। अब एक-एक करके आलोक जी यूपीएससी का प्लीज चेयरमैन मनोज जैन, नाम ले रहा हूँ। अभी नहीं देने देंगे जवाब, ये जवाब सुनने का धैर्य नहीं है इनमें, यूपीएससी में आइए, इनमें हकीकत सुनने का धैर्य नहीं भाग है। गया। अरे आलोक सर 15 दिन में छोड़कर भाग सुनिए गया। तो सही, काफी बातें आपने बोली हैं। अब हो पूरी गया, बात अब आपने मैं दे बोल दी है। सकता हूं, हाँ। एक एक करके जवाब देना चाहता हूं। अभी आलोक जी ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना पीट रही थी, तो भाई पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि आधे घंटे में हम हार गए, तो आलोक जी सही है या पृथ्वीराज चौहान सही है? और पृथ्वीराज चौहान गलत है तो निकालिए ना पार्टी से। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि ट्रंप के कहने पर हमने सरेंडर किया, मतलब सेना की बात पे भरोसा नहीं, चलिए छोड़ देते हैं। भाई सलमान खुर्शीद और शशि थरूर और मनीष तिवारी की बात पर तो भरोसा करो। वो बोलते हैं कि भाई ट्रंप ने इंटरवीन नहीं किया, अपने सांसदों की बातों पे भरोसा नहीं है, ट्रंप की बात पे भरोसा है, तो ठीक है, अच्छी बात है, करते रहिए भरोसा। तीसरी बात, इन्होंने बोला कि 1942 में हम लोग इंग्लिश की मुखबरी कर रहे थे। अभी माना इन्होंने कि अंग्रेज सरकार के इनके अध्यक्ष थे, पर मुखबरी हम कर रहे थे। मैं आपको एक स्टेटमेंट कोट करके बता रहा हूं, अरुणा आसिफ अली, उनका कोटेड स्टेटमेंट, 1942 में जब ब्रिटिश पुलिस उनको तलाश रही थी तो लाला हंसराज गुप्ता ने उनको शरण दी। चिमुरष्टी सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, यह चलाने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। पूर्ण स्वराज का कॉल 1929 में, वो पहली बार अगर पूरे देश में इंप्लीमेंट हुआ तो आरएसएस की शाखाओं में हुआ। देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार गोली खाकर मरे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे। अब मुझे बता दीजिए, एंटोनिया माइनो का परिवार कहां पे लड़ाई लड़ रहा था आजादी की, कहां पे लड़ाई लड़ रहा था? और आखिरी बात, बीच में नहीं, मैं 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, हमने घर में घुस के ऑपरेशन सिंदूर किया। इन्होंने 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान को दिया। और अभी चिदम्बरम ने बताया कि कॉन्डोलीजा राइस का कॉन्डमनेशन आया तो हम लोग पीछे हट गए, दुबक कर बैठ गए। फली मेजर ने बोला था कि अटैक करना चाहिए, पर सोनिया गांधी ने अटैक नहीं करने दिया। 26/11 के बाद क्या कार्रवाई की बताइए? पार्टी कर रहे थे राहुल गांधी, पार्टी कर रहे थे, बताइए। दो बहुत अच्छे विषय इन्होंने लिए। पहला विषय इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का लिया। पूरे देश ने कहा कि अच्छी बात है, सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, लेकिन पहलगाम की जिम्मेवारी कौन लेगा? पुलवामा की जिम्मेवारी कौन लेगा? इतने बड़े बड़े अगर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आज तक पूरा यहां पर, एक मिनट मैडम, यहां पूरा कम से कम 200 लोग बैठे हैं। किसी को भी एक को पता है कि जो पुलवामा में गाड़ी थी वो कौन सी गाड़ी थी और उसका मालिक कौन था जिसमें 350 किलो आरडीएक्स आया था? घर जाके सोचिएगा। सुना है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी गुजरात का था। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मतलब गुजरात को दोष दे रहे, पाकिस्तान का किया धरा और गुजरात को बदनाम कर रहे हैं। समय ये क्या तरीका है भाई? गुजरात का मतलब क्या है? अब मैं क्या मतलब है गुजरात का? मैं फिर कहूंगा, तो गुजरात से थे, वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे। अगर गुजरात का था तो बताइए कहां का रजिस्ट्रेशन नंबर था, कौन मालिक था उस गाड़ी का? ठीक है, गुजरात। अरे भैया, सतपाल मलिक जी साफ कह गए, ठीक है सतपाल मलिक जी, जिनके समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया सर। आलोक जी, आपको मेरे पास समय सिंदूर पर केवल और केवल मेजर पूनावाला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मलिक जी का 2 दिन पहले का बयान, उसके उत्तर दे दीजिएगा। हिंदू मुसलमान करने से देश नहीं चलता। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है आलोक जी, बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। समाप्त हो गया है, नहीं तो ये बहस जो है ये दिन भर जारी रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शहजाद पूनावाला और आलोक शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मैं करता हूं। आप दोनों एक तस्वीर के लिए आ जाएं सामने खुशबू के संग। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडियंस क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
और अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत ही दिलचस्प बहस का रुख करेंगे हम, क्योंकि राजनीतिक तापमान, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये हम ऑफ स्टेज कंटिन्यू करेंगे। राजनीतिक तापमान जैसे आप देख सकते हैं वो बढ़ गया है, राजनीतिक तापमान बढ़ गया है मंच पर, मगर क्यों नहीं बढ़ेगा? अगले साल बहुत ही अहम रहने वाला है राजनीतिक मायनों से बहुत ही अहम रहने वाला है अगला साल, क्योंकि 2026 में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं अनेक राज्यों में, चाहे हम दक्षिण की बात करें या चाहे हम पूरब की बात करें। बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प चुनाव आने वाले हैं, और यही टॉपिक को हम और डिस्कस करेंगे अगले सेशन में, जिसका शीर्षक है 2026 में बड़े मुद्दे क्या रहने वाले हैं अगले साल। तो इस सेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे खास मेहमान जो हमारे बीच पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के टॉम वडक्कन जी। वडक्कन साहब, आपका स्वागत